दोस्तों, मैं डॉक्टर मदन मोहन सिंह, प्रिंसिपल शरद चंद्र पवार लॉ कॉलेज नांदेड़। मैं यहाँ पर लॉ पढ़ाने का काम करता हूँ पिछले 33 सालों से, और साथ में मेरे सिविल जज जूनियर डिवीज़न और जेएमएफसी न्याय दंडाधिकारी के क्लासेस भी मैं लेता हूँ। और महाराष्ट्र में हर ज़िले में मेरे क्लास से गए हुए न्यायाधीश अपने काम पर कार्यरत है और वो बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, देखिए हर एक्ट में उसके अलग अलग रिलीफ दिए वाले रहते, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम्ड रिलीफ दिए हुए हैं। जैसा कि पजेसरी रेमेडी के बारे में है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन मांग सकता, कौन नहीं मांग सकता, किसके अगेंस्ट मांग सकते, किसके अगेंस्ट में नहीं मांग सकते, इन सब बातों का विवेचन इस एक्ट में किया गया है। और ये जो एक्ट है पहले 1877 का था, उसको रिपील कर कर हमने 1963 में अभी जो प्रेजेंट एक्ट है लाया, और आज जो अमेंडमेंट हुए हैं वो प्रेजेंट एक्ट 1963 का जो है, उसी में पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने इसमें बहुत सारे बदल किए, कुछ नए सेक्शंस इसमें ऐड किए। अब 1963 के बाद जो जागतिक स्तर पर आर्थिक स्थिति में बदल आया, आर्थिक मामलों में ग्लोबलाइजेशन, जागतिकरण, इसकी वजह से बहुत से व्यापार के कंसेप्ट बदल गए, और मीडिया साइंस की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने की पद्धति में भी बदल आया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट ने 1963 के एक्ट में काफ़ी बदल किए। अब जैसे कि जो मेन बदल है, मुख्य जो बदल उन्होंने किए अमेंडमेंट, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बदल है कि इसमें जो जो बातें कोर्ट के मर्जी पर, कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे थी, उनको कोर्ट के डिस्क्रिएशन से निकालकर लेजिस्लेचर ने उसको रूल बना दिया। पहले वो एक्सेप्शन थे, आज वो सब बातें रूल है। और अगर एक्सेप्शनल कंडीशन है तो ही कोर्ट उसको उसको अमल में नहीं लाएगा। पहले था हर बात कोर्ट के मर्जी पे थी, पजेसरी रेमेडी देना कोर्ट के मर्जी पे, सेक्शन 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट के मर्जी पे, और हर सेक्शन में एक वर्ड आता था, ये कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे है, ये कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे है। अब आप जो नए बदल पढ़ेंगे, सब सेक्शन में उन्होंने जहाँ जहाँ कोर्ट का डिस्क्रिएशन था, यानी कि वर्ब में वापरा हुआ था, वर्ब में, उसको हटाकर उसकी जगह पर उन्होंने वर्ब शाल वापरा। मतलब कि अब वो मैंडेटरी हो गया, डिस्क्रिशनरी नहीं रहा। अब इस हिसाब से इसमें और जो दूसरे मेन बदल है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि इसमें मेन बदल क्या है। इसमें कुछ सेक्शंस नए ऐड किए गए जो पहले के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं थे, जैसा कि 14A एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के बारे में। उसके बाद सेक्शन 20 को टोटली रीराइट किया गया, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20A, 20B, 20C, ये 3 सेक्शन इसमें नए ऐड किए गए। और जो इंजंक्शन के बारे में प्रोविजन थे उसमें भी काफ़ी बदल किया गया। जो 20A, 20B और 20C है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, आधारभूत सहूलत, आधारभूत सोई, उसके बारे में है। तो ये नया कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं होते उसमें एक क्लॉज HA ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल आधारभूत सोई डेवलप करने के बारे में है तो कोर्ट ने उसमें इंजंक्शन नहीं देना, कोर्ट ने उसमें इंजंक्शन नहीं देना। और इसके अलावा इसमें और एक कंसेप्ट आया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 20 को जो रीराइट किया उसमें पहले जो डिस्क्रेशनरी पावर थे कोर्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करने के बारे में, उसको उन्होंने हटाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में लिखा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो पजेसरी रेमेडी है सेक्शन 6 में जो पजेसरी रेमेडी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम पजेशन के बेस पर जब मांगनी करेंगे, कोर्ट से मांग करेंगे कि भाई इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैं पजेशन में था और मेरे को गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस किया गया, वहाँ से मेरा जो कब्जा था, ताबा था, उसको हटा दिया गया। तो उसके बारे में पहले 2 लोग ये रेमेडी मांग सकते थे, 2 लोग, एक या तो जिसको हटा दिया या जिसको हटा दिया उसके अंतर्गत जो आता, समझो बाप को हटा दिया तो बेटा भी पजेशन मांग सकता था उस जगह का जहाँ से उनको डिस्पोजेस किया गया विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, कोर्ट की योग्य प्रक्रिया के अमल के बिना जो हटा दिया गया उसके लिए पजेशन वो मांग सकता था या उसके थ्रू कोई और मांग सकता था। इसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके अभी एक तीसरा व्यक्ति भी ये रिलीफ मांग सकता कोर्ट में, और ये तीसरा व्यक्ति जो है जिसके थ्रू वो पजेशन में आया, मतलब पहले जिसको डिस्पोजेस किया या डिस्पोजेस जिसको किया उसके थ्रू जो मांग रहा, अब जिसके थ्रू वो पजेशन में आया, समझ लीजिए कि मैंने आपसे मकान किराए से लिया, मैं उस मकान में पजेशन में रहता हूँ, अगर मेरे को किसी ने डिस्पोजेस किया तो मैं सूट फाइल करूँगा, मैं नहीं कर सका तो मेरे बच्चे करेंगे जो मेरे साथ डिस्पोजेस हुए, या नहीं तो अब जो नया अमेंडमेंट है इसमें आपसे मैंने मकान लिया, आप भी इस डिस्पोजेशन के खिलाफ कोर्ट में सूट ला सकते। तो ये जो तीसरा व्यक्ति ऐड हुआ जिसके जरिए मैं यहाँ पजेशन में आया, अब वो व्यक्ति भी डिस्पोजेशन के अगेंस्ट में पजेशन मांग सकता सेक्शन 6 में। अब उसके बाद जो इसमें सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन था, अभी इसको उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ऐसा लग रहा है अपने को। हम अगर इसको पढ़े तो एक सेंटेंस में हम इस सेक्शन को पढ़ लेंगे। उसमें क्या लिखा कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 टू सेक्शन 14, सेक्शन 16 हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। लेकिन पहले जो था वो लामलचक था कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ता था कि जो आपको कॉम्पनसेशन मिलता, जो ऑर्डिनरी रेमेडी है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73, 74 और 75 में, 73, 74, 75 में वो सिर्फ रेमेडी कॉम्पनसेशन की है। यहाँ पर कॉम्पनसेशन के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी इसने दी, और वो जो पहले ग्राउंड थे कि आपको जो कॉम्पनसेशन मिल रहा वो अपूरा है, इनएडिक्वेट है, या उस कॉम्पनसेशन को निकालने के लिए कोई परिमाण नहीं है, पैमाना नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम निकाले कैसा? ऐसे कुछ ग्राउंड्स पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता था। अब लेकिन उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया और उसमें लिख दिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेंगे,
बशर्ते कि वो 11(2) में नहीं आता हो, वो 14 में नहीं आता हो और वो 16 में नहीं आता। अब देखिए ये 10 में 11(2) क्या है? 11(1) में बोलता है कि अगर वो ट्रस्ट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिएशन था कि ट्रस्ट के संबंधित कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता, ये डिस्क्रिएशन था। अब उन्होंने इसको डिस्क्रिएशन को हटाकर मैंडेटरी किया कि यदि वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट से संबंधित है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना ही। लेकिन इसके नीचे जो लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 में उसने ये लिखा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा 11(2) के हिसाब से जिस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्टी ने इंटर किया लेकिन उसको जो अधिकार थे कॉन्ट्रैक्ट करने के उसका उल्लंघन करके उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हो, एक्सीडिंग द पावर्स गिवन टू द ट्रस्टी, उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसलिए 10 में पहले 11(2) आया। अब दूसरा 14 में क्या है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसको भी उन्होंने रीराइट किया। उसमें जो 3 क्लॉजेस है वो पुराने 14 के है, जो 63 का एक्ट है उसके 14 के 3 क्लॉजेस इसमें है, लेकिन एक क्लॉज जो क्लॉज ए है वो उन्होंने यहाँ नया लिखा कि जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग नहीं सकते, ये बोल रहा हूँ, तो पहले क्लॉज में लिख रहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते जिसका आपने सेक्शन 20 जो इस अमेंडमेंट में ही नया ऐड किया गया सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, जिस कॉन्ट्रैक्ट का आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मांग लिया सेक्शन 20 में, उसका आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सवाल नहीं रहा और वो परफॉर्म जो हुआ वो सेक्शन 20 के तहत हुआ। हम देखेंगे 20 में क्या बोला, ये नया सेक्शन है, हम उधर ही जा रहे। अब उसके बाद तीसरी बात बोला 16 में 14 में जो दूसरा क्लॉज है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में माइन्यूट डिटेल्स है जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि खाली कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री दे देना कोर्ट का इतना ही काम नहीं रहता, वो डिक्री का एग्जीक्यूशन होने तक कोर्ट को उसमें सुपरवाइज करना पड़ता। लेकिन अगर एक आधा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके घर में एक मरीज है जो हलडुल नहीं सकता, जिसको हर चीज़ आपको बेड पे ही उसको सेवाएं देना पड़ता, ये सेवाएं देने के लिए आपने एक नर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो नर्स का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया, तो कोर्ट को क्या यहाँ पे बैठ के देखना पड़ेगा कि वो उनको पैन दे रही है नहीं, उसका बेडशीट चेंज कर रही कि नहीं, उसको स्पैंजिंग कर रही कि नहीं, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें माइन्यूट डिटेल्स है जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब उसके बाद इसमें जो तीसरी बात ये है कि एक आधा कॉन्ट्रैक्ट किसी आदमी के पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता, कि जैसा मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, अब मैं लॉ इसलिए पढ़ाऊंगा कि मेरे पास लॉ पढ़ाने का क्वालिफिकेशन है और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कल ब्रीच किया, तो यू कैन नॉट कंपेल मी टू टीच यू द लॉ। मेरे पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, कोर्ट मेरे को हाथ में डंडा लेकर नहीं बोलेगा चल बेटा दे लेक्चर, समझ रहे ना आप? तो ये बात बोला। और जो चौथा क्लॉज है सेक्शन 14 में, 4 ही क्लॉज है सेक्शन 14 में, चौथा क्लॉज ये बोलता कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर डिटर्मिनेबल है, यानी हम उसको रद्द कर सकते, ये स्वभाव है उस कॉन्ट्रैक्ट का। जैसा कि अगर वाइड एग्रीमेंट है, वाइडेबल एग्रीमेंट है, उसका जो कॉम्पनसेशन है या कंसिडरेशन है वो इलीगल है, तो दूसरा पार्टी इसको अवॉइड कर सकता है। जब दूसरा पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता, तो इसका जो अपोजिट पार्टी है वो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग नहीं सकता, क्योंकि किसी भी वक्त वो उसको बोलेगा बस भाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को,
उसकी जो बात है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की धरी रह जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने सेक्शन 14 को 4 क्लास में सीमित कर दिया। ये 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि जिसका आपने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट में माइन्यूट डिटेल्स है, जिसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। उसके बाद चौथा है कि तीसरा कि जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे अगर एक आधा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है तो भी कोर्ट उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करेगा। और चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर डिटर्मिनेबल है, जिसको अदर पार्टी अवॉइड कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वाइड और वाइडेबल, तो कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसा करेगा? कोर्ट बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, सामने वाला पार्टी बोलेगा नहीं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो, तो वो पूरी कसरत बेकार जाएंगी। इस तरीके से ये सेक्शन 14 है। और सेक्शन 16 में कि कौन मांग सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कौन नहीं मांग सकता, ऐसे 2 सेक्शंस है 15 और 16। तो 16 का हवाला इसमें इसने इसलिए दिया कि कुछ लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मांग नहीं सकते या मांग सकते, तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक क्लॉज नया ऐड किया जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। देखिए जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, और उसमें जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, सॉरी। तो यहाँ पर वो अगर एक पार्टनरशिप जो लिमिटेड लाइबिलिटी की है वो दूसरे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मर्ज हो जाती है, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया पहले वाली फर्म ने, जो नया अमलगमेशन के बाद पार्टनरशिप फर्म बना लिमिटेड लाइबिलिटी, वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। इस तरीके से ये 16 में बात आ गई, जिसका उल्लेख सेक्शन 10 में है। अब इसमें एक सेक्शन 14A उन्होंने नया ऐड किया, सेक्शन 14A, जिसमें उसने लिखा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। सीपीसी के प्रोविजन इसमें क्यों लिया उसने? क्योंकि सीपीसी में अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एक प्रोविजन है, सेक्शन 74 में दिया कि कुछ काम करने के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता, जैसा रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, लोकल इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, अलग अलग प्रकार के कमीशन को अपॉइंट करने का प्रोविजन सेक्शन 74 सीपीसी में है। यहाँ पे वो क्या बोलता कि उसकी जो जनरलिटी है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, यहाँ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है, कुछ टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व है, जिसका ओपिनियन एक्सपर्ट से लेना जरूरी है, एक्सपर्ट से, तो यहां पर उन्होंने सेक्शन 14 में ये प्रोविजन कर दिया, सेक्शन 14A नया डालकर, कि यहां पर आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते। जैसा कि आपने एक मेडिसिन खरीदा जिसका उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उसका कंपोजिशन बताया था कि इसमें इतना ये है, इतना ये है, ये है। अब आप गोली को हाथ में लेकर तो नहीं पहचान सकते कि इसमें वो सही प्रोपोर्शन है क्या जो इसमें बोला स्पेसिफिकेशन, इसका तो आपको साइंटिफिक एनालिसिस ही करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर कोर्ट एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करेगा और उसको ये काम देगा कि आप इसका साइंटिफिक एनालिसिस करके ये रिपोर्ट दो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशन बताया कंपोजिशन का वो इसमें है या नहीं है। इसलिए ये 14A उन्होंने यहाँ ऐड किया। अब हम इसके बाद जाएंगे जो मेन चेंजेस इसने किया। सेक्शन 20 को इसने पूरा पुराना निकाल कर नया लिख दिया। पुराने में बहुत सी बातें थी, बहुत से सब सेक्शन थे। यहाँ पर उसने 20 में एक बोला कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस यानी समझो आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया
और मैंने उसका ब्रीच किया तो आप मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेंगे। अब उसने यहाँ पर इसमें एक नया रास्ता दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना, कोर्ट में सालों साल लटक के पड़े रहना, उसको थोड़ा सा एक्सपीडिएट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो अदर पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया उसको एक राइट दिया, जिसने ब्रीच किया उसके खिलाफ वो क्या कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो कोई भी तीसरी एजेंसी को अपॉइंट कर तीसरी एजेंसी के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेगा, या इस पार्टी की कोई अगर एजेंसी है और दूसरी तो उसके थ्रू परफॉर्मेंस कर लेगा और उसका जो खर्चा आया और कॉम्पनसेशन वो अदर पार्टी से मांगेगा। मतलब कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डालकर सालों साल कोर्ट के चक्कर मारने के बजाय उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और थर्ड पार्टी से या उसके खुद के एजेंसी से उसको परफॉर्म कर लेना और परफॉर्म करने के बाद जो खर्चा आएगा वो सामने वाले पार्टी से वसूल करना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करने के पहले 30 दिन का नोटिस देना दूसरे पार्टी को, और 30 दिन का नोटिस देने के बाद उसने उसको परफॉर्म नहीं किया तब आप उसका सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कर लेंगे। इस तरीके से ये सेक्शन 20 को उन्होंने सिंप्लीफाई कर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को और सरल बना दिया कि आपको अब वेट करने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट के डिक्री का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आप सामने वाले को 30 दिन का नोटिस दो, भाई तू स्पेसिफिक परफॉर्म कर। अगर उसने नहीं किया सीधा आप दूसरी कोई एजेंसी को अपॉइंट कर दो, थर्ड पर्सन के थ्रू आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 20 में ये प्रोविज़न कर दिया। अब इसके साथ ही ये सेक्शन नंबर पुराना है 20, बाकी मटेरियल पूरा नया है, समझ रहे ना, बाकी पूरा मटेरियल नया है। इसमें 20 का खाली नंबर सेक्शन 20 ये पुराना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात पहले वाले एक्ट में 63 के एक्ट में नहीं थी। अब देखिए इसमें उसने और 3 सेक्शन नए ऐड किया, सेक्शन 20A, सेक्शन 20B, सेक्शन 20C। अब ये जो है, ये जो एक्ट को अमेंड करने की बात थी, ये खास वजह ये थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उनको इंजेक्शन देकर वो प्रोजेक्ट्स को डिले करना, क्योंकि ये आधारभूत सुविधा हम प्रोवाइड करने के कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा हवाई अड्डे का निर्माण करना है, रेलवे लाइन को बिछाना है, नया बस अड्डा बनाना है, नए रोड बनाना है, नया खेल का मैदान बनाना है, नया हॉस्पिटल बनाना है। इसमें एक नया शेड्यूल दे दिया उसने, पहले शेड्यूल नहीं था, परिशिष्ट हम जिसको बोलेंगे, पहले नहीं था। अब उसने इसमें परिशिष्ट दे दिया कि ये डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कौन से है, ये आपको बाहर जाकर ढूंढने की गरज नहीं, किसी ज्योतिष को पूछने की गरज नहीं, किसी जानते से मालूमात कर लेने की गरज नहीं। उसने शेड्यूल में दे दिया कि कौन कौन से प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के तहत आते, उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर आपको कोर्ट स्टे तो देगा ही नहीं। सेक्शन 41 क्लॉज HA उसने उसमें ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में उसने ये दिया कि इसमें स्टे तो नहीं देना, बिल्कुल स्टे नहीं देना, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपीडिशियसली परफॉर्म करने के लिए कोर्ट कुछ इसमें कदम उठा सकता, जिसके बारे में लेजिस्लेचर ने इसमें पूरी तरीके से बदल किया है। तो इसमें उसने क्या किया कि स्पेशल प्रोविजंस बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और स्पेशल कोर्ट की रचना कर दी सेक्शन 20B में, कि पहला तो उसको एक्सपीडिशियसली परफॉर्म करना, और अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसको स्पेशल कोर्ट में ये दावा चलाना,
और स्पेशल कोर्ट ने भी दावा जो चलाना है उसके लिए उसने लिमिट कर दिया। सिर्फ उसको नहीं, इस एक्ट के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कोई भी जो दावा आएगा, सेक्शन जो सी है ना, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं है। कृपया ध्यान देना, इसका सीक्वेंस आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर इसमें लिखा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर दिस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपीडिशियसली डिसाइड करना, और उसके उन्होंने मुद्दत फिक्स कर दी कि 12 महीने में उन्होंने इसको डिसाइड करना, सेक्शन 20B, सेक्शन 20B। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं हो सका साल में तो और 6 महीने की मुद्दत बढ़ाई जाएगी, और 6 महीने की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। अब जब उसने ये कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको स्टे नहीं देना, इस एक्ट के तहत जो भी केसेस आते उनको एक्सपीडिशियसली डिसाइड करना, विद इन 12 मंथ करना, ज़्यादा से ज़्यादा और 6 महीने बढ़ाना, तो रेगुलर कोर्ट में ये पॉसिबल है क्या? इसके बारे में भी लेजिस्लेचर ने विचार किया, और उसने क्या किया कि स्पेशल कोर्ट की रचना कर दी। सेक्शन 20C अगर आप पढ़े 20 तो उसमें उन्होंने स्पेशल कोर्ट की रचना कर दी, और उसमें ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके सलाह से जो ऑलरेडी कोर्ट स्टैब्लिश्ड है उनमें से किसी एक कोर्ट को स्पेशल कोर्ट मनोनीत करना, डेजिग्नेट करना, फॉर्म नहीं करना, नया बनाना नहीं। जो ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसमें जो कोर्ट है उसमें से किसी एक कोर्ट को विशेष न्यायालय, काय के लिए विशेष, इस एक्ट के तहत जितने भी दावे आएंगे उनको चलाने के लिए उसकी रचना करने की इसमें उन्होंने तरतूद कर दिया। अब इस तरीके से लास्ट का जो मेन अमेंडमेंट वाली बात है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो सेक्शन 41 में दिया हुआ है लिस्ट, आप पढ़ लीजिए। सिर्फ उसमें जो अमेंडमेंट कर नया क्लॉज आया HA, उसमें क्लियर कट बोल रहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, मतलब स्टे नहीं दिया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है और जिसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया वाला है। तो इस तरीके से मित्रों, ये जो नए बदल आए, मेरी यहाँ पर आपसे सिर्फ जो एक अमेंडमेंट्स आए इस कायदे में, इस एक्ट में, उनका ही मैंने उल्लेख किया। हम अगली किसी लेक्चर में हम इस एक्ट का डिटेल प्रोविजन सेक्शन टू सेक्शन डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक्सप्लोरिंग लॉ ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।